राजनीति में कब कितना अपना होगा और कब कितना वो पराया हो जाएगा, ये समझना राजनीतिक दल के नेताओं के लिए बस फायदा पर टिका हुआ है। जिसको जितना लाभ वो उतना ही उस राजनीतिक दल का, वरना सबसे बड़ा दुश्मन बनने को तैयार। पार्टी और उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में टिकट पाने की उम्मीद में सालों से झंडा उठाए हुए थे। टिकट नहीं मिली तो पार्टी बुरी हो गई और पार्टी के नेता और उनके फैसले अब चुभने लगे। कमोबेश यही कांग्रेस के साथ होते हुए दिखाई पड़ रहा है। देश भर में अपनी जमीन तलाशती हुई कांग्रेस अंदर से जो खोखली हो गई है, उस कांग्रेस पार्टी के अंदर अब भरोसे नाम का चीज नहीं रह गया। कभी राहुल गांधी के शान में कसीदे पढ़ने वाले नेता, गढ़ने वाले नेता अब राहुल गांधी से ही आंखें चुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जिस बीजेपी के खिलाफ सालों तक झंडा उठाए, उसी बीजेपी के विचारों से अब कह रहे हैं कि काफी प्रभावित हो रहा हूं। देश की बात है, धर्म की बात है। बीजेपी में शामिल होने वाले दर्जन भर ऐसे नेता रोज दिखाई पड़ रहे हैं प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, जो कमोबेश यही बातें कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म पर सवाल उठा रहा था, फिर उस व्यक्ति को कांग्रेस में रहने का कोई हक नहीं है। जो राम मंदिर पर सवाल उठाया, उसे कांग्रेस में रहने का हक नहीं है, उसे बीजेपी आ जाना चाहिए। तो क्या बीजेपी राम मंदिर के नाम पर केवल वोट लेना और राम मंदिर के नाम पर केवल नेता बनाना जानती है क्या? ऐसे दल बदलू नेताओं को लेकर तमाम राजनीतिक दलों को सचेत होने की जरूरत है। दरअसल ये बातें हम तब कह रहे हैं जब देश की तस्वीरें निकलकर सामने आता है कि बीजेपी दफ्तर में बैठकर बीजेपी के शान में कसीदे पढ़ने वाले ये नेता कुछ वक्त तक कांग्रेस के लिए बातें कहते थे, बीजेपी को पानी पीकर कोसते थे। चुनाव में टिकट नहीं मिला तो आरोप लगाए और छोड़ दिए। दरअसल एक नेता काफी सुर्खियों में थे, संबित पात्रा से सवाल पूछ लिए थे, कितने शून्य होते हैं, आपको भी याद होगा। गौरव, प्रोफेसर गौरव वल्लभ, प्रोफेसर साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नफा और नुकसान ज़्यादा समझते हैं, बीत के छात्र हैं, प्रोफेसर हैं, समझ में आता है कि नुकसान कितना बर्दाश्त किया जाएगा, और इतना पेशेंस नहीं है नुकसान बर्दाश्त करने का, लिहाजा साथ छोड़ दिया। मेरा दृष्टिकोण शुरू से ये रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले, और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं, उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा है, और मैंने प्रमुख कारण यह बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं, मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए।
क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? एक इश्यू तो आप छोड़ नहीं सकते ना, उस इश्यू को तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। अर्थात धर्म के मामले में आप चुप्पी साध लो, जो गालियां दे रहे हैं सनातन को आप चुप्पी साध लेते हो, वेल्थ क्रिएटर्स को जो गाली दे रहा है आप चुप्पी साध लेते हो, और उल्टा गालियां दे रहे हो। देश में वेल्थ क्रिएशन जुर्म नहीं हो सकता। देश में जो नीतियां उदारीकरण की, निजीकरण की, वैश्वीकरण की नीतियां हैं वो गलत नहीं हो सकती। आज आप इसलिए उन चीजों को गलत बोलते हो क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति उन चीजों को आगे लेके जा रहा है जिनको आपको सुबह से शाम गाली देनी है। उनके साथ बिहार के 2 और नेता गए। कांग्रेस पार्टी में तो फिलहाल दल छोड़ने वाले लोगों की लंबी फहरिस्त है। अनिल शर्मा जब बीजेपी में शामिल हो रहे थे तो शर्मा जी ये नहीं बता रहे थे कि वो राजनीतिक दल के नेता हैं, बल्कि वो बता रहे थे कि वो सनातन हिंदू हैं, जनेऊधारी हैं, इसलिए वो जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो फर्जी जनेऊधारी हैं। और मेरी समझ से सचमुच इस देश में 2 तरह की विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक विचारधारा सनातन को मिटाने की विचारधारा है और दूसरी विचारधारा सनातन को बचाने की विचारधारा है। राहुल गांधी, कांग्रेस और ये तमाम लोग सनातन को मिटाने की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे कहने में गुरेज नहीं कि भारतीय जनता पार्टी भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति को बचाने के लिए साथ साथ देश की सेवा के साथ साथ सनातन को ही बचाने की विचारधारा पर काम कर रही है। मैं इस बात को मानता हूं कि भारत की आत्मा सनातन है। जिस तरह से शरीर से आत्मा निकल जाती है तो मानव शरीर निर्जीव हो जाता है, उसी तरह से दुर्भाग्य से कहीं भारत से सनातन का खात्मा हो गया तो भारत भी एक मृतप्राय देश जैसा रह जाएगा। और इसीलिए जब मैंने पार्टी से इस्तीफा किया तो मेरे सामने सवाल था कि क्या मुझे सनातन विरोधियों का साथ देना है या सनातन बचाने की जो लड़ाई लड़ रही ताकतें हैं उनका साथ देना है। और इसीलिए मैंने तय किया कि मुझे देश की सेवा के साथ साथ, समाज की सेवा के साथ साथ सनातन की भी रक्षा करनी है, सनातन की भी सेवा करनी है, और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। मैं एक सनातनी हूं, जनेऊधारी सनातनी हूं, वैसा जनेऊधारी नहीं जो अपने कपड़े के ऊपर से जनेऊ पहनता हो। हमारे पास तो बाजाबता यज्ञोपवीत संस्कार के साथ मिला हुआ यज्ञोपवीत है। मगर आज देश में एक बड़े समुदाय को गुमराह करने के लिए जनेऊ धारण करने की बातें चलती हुई आप देखते हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी ने अपनी यात्राओं में हर जगह कहा कि मैं मोहब्बत की दुकान लगाना चाहता हूं। जो शांति प्रिय लोग हैं, जो प्रेम मोहब्बत से रह रहे हैं, उनको तो मोहब्बत की दुकान की जरूरत नहीं है। मोहब्बत की दुकान तो उनको चाहिए जो नफरत की मानसिकता से जी रहे हैं और दूसरे की शांति को भंग कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर राहुल गांधी जी को लगाना चाहिए मोहब्बत की दुकान तो जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में लगाना चाहिए, जहां नफरत की मानसिकता रखने वाले लोग वहां के शांति को भंग कर रखे हैं। और इसलिए हम मानते हैं कि देश में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वो ऐतिहासिक काम कर रही है। तीसरे उम्मीदवार इसलिए पार्टी छोड़कर चले गए क्योंकि इस बार उनको राजद ने यानी लालू ने टिकट नहीं दिया। 2019 के चुनाव में टिकट दिया था, बुरी तरीके से हार गए थे। टिकट दिलवाया था तब भी हार गए थे, सपोर्ट किया था तब भी हार गए थे। इस बार भी टिकट चाहिए। बोले कि 10 करोड़ रुपया मांगा जा रहा था। पुलिस कंप्लेन करते साहब। 2 बिंदुओं पर उनका फोकस था, परिवारवाद और भ्रष्टाचार।
और कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में इस चीज को अमल होते रहा। लेकिन जैसे ही कर्पूरी ठाकुर जी के बाद लालू जी आए तो कुछ दिन तक तो ठीक रहे, उनके नेतृत्व में मैंने काम किया। लेकिन जो वंशवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी पूंजी थी लड़ाई की, जब लालू जी आए तो परिवारवाद में इतना आकंड हो गया। मेरा मानना है कि न सिर्फ लालू प्रसाद बल्कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू प्रसाद यादव परिवारवाद और भ्रष्टाचार को इतना बढ़ावा दिए कि समाजवाद का जो आंदोलन था उसको सबसे धक्का लगा दिया है इस देश में। तो ही दो व्यक्तियों ने देने का काम किया है। और हद तो तब हो गई जब पिछली बार 2019 में मैं महागठबंधन का उम्मीदवार बना और बिहार में सबसे कम वोट से के अंतर से हारने वालों में मैं तीसरा व्यक्ति हूं पूरे संपूर्ण बिहार में। लेकिन जब इस बार टिकट की बात आई तो उन्होंने बोली लगा दी, कहते हैं कि कितना दोगे, अगला तो हमको 10 करोड़ दे रहा है, तुम कितना दोगे। तो मैं खीन हुआ और मैं देखा कि मैं जिस उद्देश्य से यहां पर राजनीति कर रहा था उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। और सचमुच में जहां लोकतंत्र है, जहां कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान है और विकसित भारत और सभ्यता और संस्कृति का जो हम गर्व करते हैं, दुनिया के सामने सर उठाकर चलते हैं, उस सभ्यता और संस्कृति की रक्षा यदि कहीं होगी तो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में संभव है। इसलिए हमने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा त्याग पत्र देते हुए आज विनोद तावड़े जी की उपस्थिति में, भाई संजय मयूख जी की उपस्थिति में मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। बीजेपी दफ्तर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी? खैर, चुनाव का वक्त है। नेताओं की नीयत और नेताओं की फितरत अपने नफा और नुकसान पर टिकी होती है। लाभ मिला तो गाली देने वाला भगवान लगने लगता है और नुकसान हुआ तो भगवान भी पत्थर की मूरत लगने लगते हैं। खैर, लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की फहरिस्त लंबी है। कोई बीजेपी छोड़ रहा है जिसे टिकट नहीं मिल रहा है, तो कोई कांग्रेस, कोई राजद, कोई जेडीयू, कोई टीएमसी, तो कोई दूसरा दल। हर व्यक्ति चुनाव में टिकट की चाह में या कुछ उससे बेहतर की चाह में कभी हाथ छोड़ रहा है तो कभी साइकिल, कभी लालटेन बुझा रहा है तो कभी वो कमल का फूल मुरझा रहा है। लेकिन ऐसे नेताओं को दूसरे दलों में आखिर इतनी तवज्जो क्यों मिलती है? सवाल तो बस यही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।